हेलो फ्रेंड्स, प्रेमाविद सोशियोलॉजी पॉइंट में आपका स्वागत है। इस समय हम शोध के अंतर्गत तथ्य संकलन की विधियों के विषय में जान रहे हैं। तथ्य संकलन की विधियों के विषय में हम जान रहे हैं कि तथ्य संकलन की कौन कौन सी विधियां होती हैं और समाज का अगर हमें डेटा एकत्रित करना होता है, यानी कि समाज के विषय में हमें कुछ जानकारी चाहिए होती है कि हमें उसका क्या करना होता है कि डेटा एकत्रित करना होता है और उस डेटा के माध्यम से ही हम जान पाते हैं कि समाज में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, आगे के लिए हमें आगे क्या करना चाहिए। तो इससे संबंधित हमें क्या करना होता है कि कुछ शोध करने होते हैं, कुछ सर्वे करने होते हैं। तो उसके विषय से संबंधित जो तथ्य संकलन की विधियां हैं, उस तथ्य संकलन की विधियों में हम जानकारी ले रहे हैं। तो तथ्य संकलन की 4 विधियां होती हैं। तथ्य संकलन की 4 विधियां होती हैं, जिसमें जो पहली विधि होती है वो होती है अवलोकन। दूसरी विधि होती है प्रश्नावली। तीसरी विधि होती है साक्षात अनुसूची और जो चौथी विधि होती है वो होती है साक्षात्कार। तो इस तरीके से ये 4 विधियां होती हैं, जिसमें हमने पिछले वीडियो में अवलोकन के विषय में जाना कि अवलोकन क्या होता है, अवलोकन के कितने प्रकार होते हैं और विभिन्न समाज शास्त्रियों के द्वारा अवलोकन के माध्यम से किस प्रकार से डेटा को एकत्रित किया गया है। तो इस विषय में हमने पिछले वीडियो में जाना है। आज हम डेटा संकलन के अंतर्गत प्रश्नावली विधि के विषय में जानेंगे। प्रश्नावली यानी कि क्वेश्चनरी, इसके विषय में हम आज जानेंगे। तो वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है और इन तथ्य संकलन की विधियों से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर से जरूर आता है, जरूर से जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और जैसी भी आपकी राय हो तो कमेंट के माध्यम से बताइए। किसी प्रकार की क्वेरी होने पर आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्नावली प्रश्नों की एक आयोजित व क्रमबद्ध सूची है, जिसके द्वारा विषय वस्तु से संबंधित सूचनाएं प्राप्त करने में सहायता मिलती है। प्रश्नावली के विषय में हम पहले एक छोटा सा उदाहरण लेके आप लोगों को इसके विषय में एक संक्षिप्त जानकारी देते हैं कि जो प्रश्नावली होती है, जैसे कि हम कोई सर्वे करते हैं और उस सर्वे में हम क्या करते हैं कि उस क्षेत्र के विषय में, जिस क्षेत्र में हमें सर्वे करना होता है या हमें किसी के विषय में राय लेनी होती है, तो हम क्या करते हैं कि प्रश्नों की एक छोटी सी एक सूची तैयार करते हैं और उस सूची के माध्यम से हम लोगों से उनकी राय भी जानते हैं। तो ये जो सूचियाँ होती हैं, ये सूची हमें मौखिक रूप में भी हम डेटा को एकत्र कर सकते हैं, यानी हम समाज में जाकर उन प्रश्नों को पूछकर भी समझ सकते हैं और हम प्रश्नों के उत्तर उन्हीं की द्वारा मांग कर भी हम क्या कर सकते हैं, तथ्य का संकलन कर सकते हैं। तो ये क्या है कि मैंने उदाहरण बताया। इन उदाहरणों में मैं बता सकती हूँ, जैसे कि गूगल फॉर्म होते हैं, जनगणना का सर्वे होता है, या फिर कुछ ऐसी स्थितियाँ होती हैं जैसे कि कोई मीटिंग होती है और मीटिंग के बाद जब लोगों की राय लेनी होती है तो हम क्या करते हैं, गूगल फॉर्म भरवाते हैं। इससे उनकी हमें पर्सनल राय पता चलती है। अगर हमें अधिक से अधिक ज़्यादा क्षेत्र में लोगों के विषय में जानना होता है तो हम एक प्रश्नावली की सूची तैयार करके घर घर जाकर उन सूची को, जैसे कि चुनाव होते हैं। अब चुनाव में क्या होता है कि चुनाव चिन्ह होते हैं, उन चुनाव चिन्ह में के द्वारा हमको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिलती है कि कितने % किस उम्मीदवार को चाहते हैं, किस उम्मीदवार को वोट दे रहे हैं। तो इस तरीके से जो डेटा संकलन की विधियां हैं वो कार्य करती हैं, जिसमें प्रश्नावली इस माध्यम से कार्य करती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। विभिन्न समाज शास्त्रियों के माध्यम से प्रश्नावली के माध्यम से किस प्रकार से डेटा एकत्रित किया जाता है। तो सबसे पहले गुट्टे तथा हार्ट के मतानुसार सामान्य रूप से प्रश्नावली से तात्पर्य प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने की एक पद्धति है, जिसमें एक पत्रक का प्रयोग किया जाता है, जिसे उत्तरदाता स्वयं भरता है। प्रश्नावली का प्रयोग विशेषकर उस स्थिति में किया जाता है जब लोगों की एक बड़ी तादाद से संबंधित आंकड़े एकत्रित करने हों तथा आबादी का यह हिस्सा एक विस्तृत क्षेत्र में फैला, जैसे कि जनगणना।
तो हम इसको जल्दी जल्दी नहीं पढ़ रहे हैं परिभाषाओं को, क्योंकि ये परिभाषाएं जल्दी याद नहीं होती हैं, हमें इनके कीवर्ड पकड़ने होते हैं तभी हमें याद होते हैं। बस हमें इसके विषय में संक्षिप्त जानकारी जरूर से जरूर होनी चाहिए कि आखिरकार ये विधि कौन सी है। तो प्रश्नावलियाँ आमतौर पर अधिसूचकों का संप्रेषकों का डाक द्वारा भेजी जाती है और उनसे कहा जाता है कि व्याख्या पत्र में उल्लेखित निर्देशों के आधार पर वे अपना जवाब लिखेंगे। तो कभी कभी हम देखते हैं कि लोगों की राय लेने के लिए हमें डाक पत्र का भी सहारा लेना पड़ता है, जिसमें उत्तरदाता अपने उत्तर का जवाब लिखकर भेजता है। और प्रश्नावलियों का इस्तेमाल आंकड़े संग्रहित करने की स्वतंत्र और पृथक विधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। अवलोकन तथा व्यक्तिगत साक्षात्कार के जरिए संग्रहित आंकड़ों की सत्यता जानने की पूरक विधि के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। यानी कि जैसे कि अब साक्षात्कार लिया जाता है तो साक्षात्कार में जो प्रत्यक्ष रूप से किसी के विषय में जाना जाता है, यानी उसका प्रत्यक्ष रूप से डेटा एकत्र किया जाता है, यह युक्ति विपुलता से उपलब्ध संकलित आंकड़ों के परिमाणात्मक अनुमापन के लिए अत्यंत उपयोगी होती है। यानी कि किसी के विषय में हम अपनी एक ठोस राय दे सकते हैं कि यमुक व्यक्ति की जो विचारधारा है, सोचने का समझने का ढंग कैसा है, समाज के लिए ये कितने उपयोगी हैं, समाज में इनके द्वारा क्या जागरूकता लाई जा सकती है, इन सभी के विषय में एक अनुमान लगता है। अब हम प्रश्नावली के प्रश्नावली के प्रकारों के विषय में जानते हैं कि प्रश्नावली कितने प्रकार की होती है। तो देखिए, प्रश्नावली जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। लुंड वर्ग के अनुसार जो प्रश्नावली है वो 2 प्रकार की होती है। एक होती है तथ्य संबंधी प्रश्नावली, एक होती है तथ्य संबंधी प्रश्नावली। इसे सामाजिक तथ्यों से संबंधित सामग्री को एकत्रित करने के प्रयोग में किया जाता है। जैसे कि हमें किसी बहुत बड़े विस्तृत यानी विशाल क्षेत्र का जब सर्वे करना होता तो हम क्या करते हैं कि उसके लिए वहाँ के तथ्यों को एकत्रित करने के लिए हमें कुछ छोटी छोटी प्रश्नावली की सूची तैयार करनी होती है, जो कि हम उन लोगों के माध्यम से उनसे प्रत्यक्ष रूप से जानकारी प्राप्त करते हैं। उसके बाद मत तथा मनोवृत्ति संबंधी प्रश्नावली होती है। इसका प्रयोग उत्तरदाताओं की राय तथा अभिरुचि से संबंधित सूचनाओं को एकत्र करने के लिए किया जाता है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि चुनाव के दौरान बहुत सारे प्रत्याशी खड़े होते हैं चुनाव में अपनी अपनी किस्मत आजमाने के लिए। तो जो समाज में किस क्षेत्र में किस प्रत्याशी को अधिक वोट मिलते हैं, किस प्रत्याशी को कम वोट मिलते हैं, जिसके विषय में हमको उनकी राय किससे प्राप्त होती है, वो चुनाव के पत्रक से ही प्राप्त होती है, जो कि चुनाव में बना हुआ निशान चुनाव चिन्ह होते हैं। जिस चुनाव चिन्ह में ज़्यादा अधिक मत पहुंचते हैं तो हमारी राय होती है कि इस क्षेत्र से ये प्रत्याशी जीतेगा। तो ये क्या होती है कि उत्तरदाताओं की राय हमें इन चुनाव पत्रकों से मिलती है। फिर हम आगे बढ़ते हैं और पीवी यंग ने जो प्रश्नावली के निम्नलिखित 2 प्रकारों का उल्लेख किया है, तो उन 2 प्रकारों में जो सबसे पहली प्रश्नावली है, ये देखिए 2 प्रकार हैं। ये क्या है कि 2 प्रकार हैं। अब इन 2 प्रकारों में से जो प्रश्नावली के प्रकार हैं, ये तो हमें डेटा एकत्रित करने के प्रकार बताए आपको, ये डेटा एकत्रित करने के लिए है। लेकिन प्रश्नावली के जो प्रकार हैं कि प्रश्नावली के कितने प्रकार होते हैं, तो प्रश्नावली के भी 2 प्रकार होते हैं। एक होती है संचरित प्रश्नावली। इसकी रचना अनुसंधान आरंभ करने के पहले कर ली जाती है। इस प्रश्नावली का प्रयोग उस समय किया जाता है जब अध्ययन क्षेत्र विस्तृत हो तथा प्राथमिक सूचनाओं को एकत्रित करना हो और संकलित सामग्री का पुनर्परीक्षण करना हो, तो तब ये संचरित प्रश्नावली का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि डी.एन. माजूमदार ने कानपुर नगर के सामाजिक सर्वेक्षण में इसी प्रकार की प्रश्नावली का प्रयोग किया था। तो डी.एन. माजूमदार जो हैं, इन्होंने कानपुर का सर्वे किया है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में सीधे पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये कि डी.एन. माजूमदार के द्वारा कहाँ का सर्वे किया गया है। तो डी.एन. माजूम के द्वारा जो है वो कानपुर नगर का सर्वे किया गया है। और उन्होंने कानपुर नगर का जो सर्वे किया है वो किसके माध्यम से किया है, तो संरचित प्रश्नावली के माध्यम से किया है। तो संरचित प्रश्नावली क्या है? संरचित प्रश्नावली ये है कि जैसे कानपुर नगर है, अब कानपुर नगर में जो आबादी होगी वो काफ़ी आबादी है। यानी कि अगर हम मान के चलें, एक अपनी मैं लगभग श्योर तो नहीं हूँ लेकिन लगभग अंदाज़ा लगा सकती हूँ कि जो है जो कानपुर नगर की आबादी होगी वो 25 लाख प्लस तो होगी।
नहीं तो 20 लाख के प्लस तो होगी ही होगी। तो इस तरीके से अगर हम जाने, कानपुर नगर में कई जो है तो जोन्स होते हैं, तो 10 जोन के आसपास कानपुर नगर में हैं। तो ये भी क्षेत्र काफ़ी बड़ा है, तो एक आइडिया है कि 20 लाख के आसपास इसकी जो होगी। तो इसका जो DN मजूमदार ने जब सर्वे किया तो इसमें इन्होंने क्या किया कि एक प्रश्नावली का प्रयोग किया, और प्रश्नावली का प्रयोग प्राथमिक सूचनाओं को एकत्रित करने के लिए इन्होंने किया, जिसमें इन्होंने एक प्रश्नावली के प्रयोग के माध्यम से घर घर सर्वे किया और उसके माध्यम से डेटा को एकत्र किया। फिर उसके बाद है असंरचित प्रश्नावली। असंरचित प्रश्नावली क्या है? इसमें प्रश्नावली में निर्माण में पहले से नहीं किया जाता है। इसमें प्रश्नावली का जो निर्माण है वो पहले से नहीं किया जाता, अभी तो केवल अध्ययन विषय, क्षेत्र आदि के संबंध में उल्लेख किया जाता है, जिसके माध्यम से उत्तरदाताओं को सूचना प्राप्त करनी होती है। तो ये एक मौखिक सूचना मान सकते हैं। मौखिक बातचीत के द्वारा जो डेटा एकत्रित किया जाता है, ये उस जगह के अध्ययन क्षेत्र, जैसे हम किसी क्षेत्र में जाते हैं तो अवलोकन के माध्यम से क्या करते हैं कि मौखिक जानकारी लेते हैं। अब जब अवलोकन करते हैं तो 4 लोगों से बातचीत करेंगे, 4 लोगों से बातचीत करने पर उनसे मौखिक जानकारी मिलती है, और जिस विषय के विषय में जानकारी लेनी होती है उस विषय से संबंधित हम वहाँ के लोगों की इससे जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ये एक प्रश्नों की ऐसी सूची होती है जो उसी से संबंधित प्रश्न लोगों से पूछे जाते हैं और मौखिक डेटा एकत्रित किया जाता है। तो इस प्रकार की प्रकृति के आधार पर प्रश्नावलियों के निम्न प्रकार हो सकते हैं। अब देखिए, अभी हमने जाना कि जो तथ्य संकलन की विधियां हैं तो 2 प्रकार की हैं। फिर उसके बाद हमने प्रश्नावली के विषय में जाना कि प्रश्नावली जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। अब हम जानेंगे कि जो प्रश्नावली होती है वो प्रश्नावली के कितने प्रकार होती हैं। तो देखिए, प्रश्नावली कई तरीके से एकत्रित बनती है। तो एक बंद प्रश्नावली, सीमित या प्रतिबंधित प्रश्नावली होती है। तो कई तरीके से इसको प्रश्नावली को हम बना सकते हैं। तो जिसमें जो मुख्य प्रश्नावली के अंतर्गत है वो है बंद, सीमित, प्रतिबंधित प्रश्नावली। इस प्रकार की प्रश्नावली में प्रत्येक प्रश्न के सामने उसके संभावित उत्तर भी साथ लिखे रहते हैं तथा उत्तरदाता को अपना उत्तर केवल इन्हीं में से छांटना होता है। जैसे कि हम परीक्षाएं देते हैं, परीक्षार्थी परीक्षाएं देते हैं, तो परीक्षा में क्या किया जाता है? प्रश्न होता है और उसके 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं कि इस प्रश्न से संबंधित कौन सा उत्तर सही है। तो उसमें आप अपना निशान लगाएं या गोला लगाएं या क्या करना है कि उसको टिक करना है। तो इससे ये पता चलता है कि जो ये प्रश्नावली है लोगों की, इससे पता चलती है कि लोग उस विषय में कितना ज़्यादा जानते हैं, उस विषय के अंतर्गत उनको कितना ज्ञान है। तो जैसे एक प्रश्न दिया हुआ है कि राष्ट्रीय एकता की वृद्धि हेतु आप किस साधन को सर्वोत्तम मानते हैं? तो राष्ट्रीय आय की वृद्धि हेतु आप किस साधन को सर्वोत्तम मानेंगे? तो राष्ट्रीय आय की वृद्धि हेतु किस साधन को सर्वोत्तम समझते हैं? इसमें ऑप्शन दिए हैं रेडियो, टेलीविज़न, पोस्टर, समाजशास्त्र पत्र। तो अब कोई कहेगा कि रेडियो होगा, कोई कहेगा टेलीविज़न होगा, कोई कहेगा पोस्टर होगा, कोई कहेगा समाचार पत्र। तो जो राष्ट्रीय एकता की वृद्धि अगर हम बात करें तो सभी उपयोगी हैं, चाहे वो रेडियो हो, चाहे वो टेलीविज़न हो, चाहे वो पोस्टर हो, चाहे वो समाचार पत्र हो। समाचार पत्र में भी बहुत सारी जानकारियाँ दी जाती हैं, रेडियो के माध्यम से भी दी जाती हैं, और पोस्टर्स भी इनमें बहुत उपयोगी होते हैं। लेकिन जो इसमें ऑप्शन सही होगा वो भी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि टेलीविज़न, रेडियो से हम क्या कर सकते हैं कि सुन के हम जानकारी एकत्रित करते हैं और हमें राष्ट्रीय एकता के विषय में पता चलता है और राष्ट्रीय एकता के लिए हम जागरूक होते हैं। इसमें हम पढ़ के जानकारी प्राप्त करते हैं और पोस्टर को हम देख के जानकारी प्राप्त करते हैं। लेकिन जो टेलीविज़न है वो क्या है कि मल्टीपल है। मल्टीपल यानी कि सब तरह से, चाहे वो देखने से संबंधित हो, देख के भी हम राष्ट्रीय एकता की वृद्धि के विषय में जान सकते हैं, हम सुनकर भी जान सकते हैं और दृश्य के माध्यम से भी जान सकते हैं, यानी देखकर भी, सुनकर भी और समझकर भी। तो इस तरीके से टेलीविज़न जो होगा इसका सही उत्तर होगा। तो इस तरीके से जो प्रश्नावली
जो बंद और सीमित प्रतिबंधित प्रश्नावली होती है वो इसी तरीके से कूट में उत्तर पूछे जाते हैं और कूट के माध्यम से ही हम लोगों की राय जानते हैं, लोगों के विषय में जानते हैं कि लोग राष्ट्रीय एकता के विषय में कितना जागरूक हैं, राष्ट्रीय एकता की वृद्धि के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, क्या करने चाहिए के विषय में हमें लोगों की राय मिलती है। तो आज हम लोगों ने ये जाना कि प्रश्नावली के द्वारा हम डेटा का संकलन कैसे करते हैं। तो वीडियो यदि आप लोगों को हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर